बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की तरफ से। फ्रीलांसिंग आपको पता है कि टॉप 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम आता है और पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हालांकि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक मसला उनका आता है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही होती है और कम्युनिकेशन के बड़े मसाइल आ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाऊँगा कि इंग्लिश को कैसे बेहतरीन करना है और इस पूरे कोर्स के अंदर आपको जो-जो बातें सिखाई जाएँगी, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चलना है। तो आगे जाने से पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ, जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ और इसके अलावा मैं आजकल आइट्स की ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। अगर हम बात करें मेरी क्वालिफ़िकेशन की, तो मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है लिंग्विस्टिक्स में और इसके अलावा मैंने बीएड किया हुआ है और इंग्लिश टीचिंग का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो आगे चलने से पहले मैं इस इदारे के कोर्सेज़ का तारुफ़ करवा दूँ एक। तो हमारे सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से यहाँ पे जो कोर्स करवाए जा रहे हैं वो जीबीओबी का कोर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीबीओबी एक बहुत ही शानदार फ्रीलांसिंग का की जगह है और यहाँ से आप इस प्लेटफ़ॉर्म से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे देखते हैं जी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यहाँ से कराई जाती है और यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग बड़े अच्छे तरीके से दी जाती है। एसईओ और ब्लॉगिंग को सीखना हो तो यहाँ पे आपको सहूलतें मुयस्सर हैं। और डिजिटल मार्केटिंग जिसके बगैर आजकल कुछ भी बेचा नहीं जा सकता, चाहे आप फिज़िकल मार्केटिंग कर रहे हों या इवन आप लोग ऑनलाइन कुछ बेचना चाह रहे हों, तो आपको इसकी बेहतरीन ज़रूरत पड़ेगी। तो अब चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जो है उसमें 88 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ जो हैं वो इस वक़्त जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, 88 विकिपीडिया के मुताबिक। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश ज़ुबान की अहमियत के बारे में कि इसकी दुनिया में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड जो है ये 88 कंट्रीज़ 88 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में इंग्लिश बोली जाती है विकिपीडिया के मुताबिक। और इसके अलावा 60% ऑफ द वेबसाइट जो हैं वो इंग्लिश में हैं। 60% दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें 60% जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। और इंग्लिश जो है वो 80% ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी इंटरनेशनली बिजनेस में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है 80% वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो अब देखते हैं कि क्यों इंग्लिश जो है इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसर के लिए। सबसे पहले तो ग्लोबल कम्युनिकेशन आपने करनी होती है। ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अच्छा, अब इसमें इंग्लिश जो है ये इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंग्लिश यूज़ होती है। क्लाइंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑफ़न यूज़ इंग्लिश एज़ द प्राइमरी मीडियम। जो उनका बुनियादी मीडियम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। अब देखें जैसे अगर आप सुबह ये जो है केपी के इसमें जाते हैं, तो वहाँ पे तो आप पश्तो में नहीं बात करेंगे और ना ही वो आपसे अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे कि पंजाबी अगर आप बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं या कुछ और, तो वो आप वहाँ पे आप उर्दू बोलेंगे। तो आपकी राब्ते की जो ज़ुबान है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध में जाते हैं, अंदरूनी सिंध में, तो वहाँ पे आप सिंधी नहीं बोलेंगे और ना ही वहाँ के लोग आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको वहाँ पे उर्दू बोलना होगी। तो जिस तरह कम्युनिकेशन पूरे पाकिस्तान में कम्युनिकेशन की एक ज़ुबान उर्दू है, इस समय पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन की एक ज़ुबान जो है वो इंग्लिश है। इसको कहते हैं लैंगुआ फ्रैंका। तो लैंगुआ फ्रैंका अगर आपका उस पे अबूर हो जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के ज़रिए। अब आते हैं जी कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स फाइवर, अपवर्क और फेसबुक प्राइमरी ऑपरेट इन इंग्लिश। फाइवर जैसा कि आप जानते हैं, अपवर्क जानते हैं, इवन फेसबुक, इसका ज़्यादातर ऑपरेशन जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। मैनी जॉब पोस्टिंग्स इन क्लाइंट सेक्शंस आर रिटन इन इंग्लिश। बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में मिलती हैं। और इसके अलावा जो इसकी अहमियत है, प्रोफेशनल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्किल्स हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आपकी स्किल अच्छी है, अगर आपको कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से आता है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से अगले की बात को समझ सकते हैं और वो अपनी बात उसको समझा सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं और उनको काम आता है, बड़ा अच्छा लेवल का काम आता है। लेकिन जब वो कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं तो वो उसमें फिर अपनी बात को, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे नहीं पहुँचा सकते, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से अर्निंग नहीं कर सकते। तो इंग्लिश आने के लिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को फ़ॉलो किया जाए जो आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएँ। अच्छा, इससे और फ़ायदा क्या होता है जी? इनेबल्स बेटर नेगोशिएशन और नेटवर्किंग आपकी बहुत बेहतर हो जाती है इसकी। तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आना बहुत ज़रूरी है।
एक दो और मज़ीद फ़ायदे बताता चलूँ, फिर एग्ज़ैक्ट अपने कोर्स की तरफ चलते हैं कि इसमें हमने क्या-क्या करना है। फ्रीलांसर्स प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश कैन टैप इनटू अ ब्रॉडर ग्लोबल ऑडियंस। जनाब, इसमें क्या है, कहा गया है कि आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है अगर आपको फ्रीलांसिंग आती है और साथ आपको कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका अबूर है, तो आपकी ऑडियंस बढ़ जाती है। आप अपनी बात लोगों तक ज़्यादा पहुँचा सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे कर सकते हैं। ओपन डोर्स टू हायर पेइंग क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब ज़्यादा बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं या ज़्यादा पे करने वाले जो क्लाइंट्स हैं, वो आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर है तो। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। Most freelancing tools, tutorials and guides are available in English. Tutorials इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, गाइड्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और इसके अलावा टूल्स जितने भी आपको चाहिए होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। फैसिलिटीज़, स्टेइंग अपडेट विद इंडस्ट्री ट्रेंड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको इसके अंदर बड़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाते हैं। तो इस कोर्स यानी कि जिसका नाम इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स है, उसमें हम क्या-क्या कवर करने जा रहे हैं, ये देखते हैं। तो पहले तो होगी हमारी बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में इसको मैंने जैसे कि 2 हिस्सों में तक़सीम किया हुआ है, बेसिक इंग्लिश, और इसको हम कहते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस। ये बहुत बुनियादी बात है, ये आपको आनी चाहिए। बड़ी मेहनत से ये चीज़ें तैयार की गई हैं। अगर आपको इस कोर्स में जो कुछ बताया जा रहा है, अच्छे तरीके से अगर आप सीख लें, समझ लें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएँगी आपके लिए और बहुत फ़ायदे होंगे। तो पहले तो बताया जा रहा है कि इसमें व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? हम अक्सर बात जो है वो जुमले बोलते हैं अपनी बात करते हुए, तो जुमला होता क्या है? ये जब हमें पता हो तो हम अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे भी कर सकते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने नाउन और प्रोनाउन वगैरह के नाम सुने होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो इम्पोर्टेंट टेंसेस, बहुत इम्पोर्टेंट टेंसेस, ये मैं आपको बताऊँगा कि हमने सुना हुआ है कि 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन उनमें से 4 या 5 टेंसेस 98% इंग्लिश को कवर करते हैं। तकरीबन 98% इंग्लिश को कवर करते हैं सिर्फ़ 4 या 5 टेंसेस, और अगर वो 4 या 5 टेंसेस हमें आ जाएँ, समझ आ जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी बात को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वे कर सकते हैं। आगे देखा जाए जी, मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड का आपने इस्तेमाल सुना होगा। ही कैन राइट, ही कुड लिसन टू द ही कुड लिसन टू द ऑडियंस, तो इसको आपने देखना होता। अच्छा जी, उसके अलावा पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव का एक झमेला ही समझा जाता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स में दिए गए एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी। वेज टू मेक फ्यूचर टेंस, हमें पता है कि सिर्फ विल लगा के ही फ्यूचर टेंस बनाया था। आई विल गो देयर, ही शैल कम हियर, लेकिन और किन किन तरीकों से फ्यूचर टेंस जो है वो बनता है, फ्यूचर की बात और किन किन तरीकों से की जाती है, ये जानना बहुत लाजमी है। इसके अलावा हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी को काम करने का कहना, किसी को रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। बड़ी तफसील से इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह ताला। कंडीशनल सेंटेंसेस जी, कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया जुमले कहा जाता है। अगर वो आएगा तो मैं लिखूँगा। इस तरह के बेशुमार जुमले जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह ताला बड़ी तफसील से बात होगी। आर्टिकल ए, एन और द कहाँ लगना है, ये आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ए, एन और द में मिस्टेक्स कर देते हैं। जहाँ पे एन लगाना होता है ए लगा देते हैं, जहाँ पे द लगना होता है वहाँ पे एन लगा देते हैं, वगैरह वगैरह। इस पे भी बड़ी तफसील से इंशाल्लाह ताला बात होगी। एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्ट जिसको कहते हैं, उसकी डिग्रीज आना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग कहाँ लगना है, बिगर कहाँ लगना है, बिगेस्ट कहाँ लगना है, या टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हर जगह टॉल नहीं लग जाता। ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ टॉलर देन द अदर पर्सन, और ही इज़ द टॉलेस्ट पर्सन। तो ये सारी बातें बताई जाएँगी कि कौन-सी डिग्री कहाँ पे लगनी है। एडवर्ब्स इसके अलावा हैं जी। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल इंग्लिश इन कम्युनिकेशन। ये तो था पहले हमारा बेसिक इंग्लिश। अब इंग्लिश को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है, ये पोर्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बेसिक इंग्लिश के बाद। क्योंकि इसके अंदर ही फ्रीलांसिंग की सारी वो बातें मैंने रखी हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह फ़ायदा दे सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, अदर वेज़ टू से नो, थैंक यू, आई एम सॉरी, कांग्रेचुलेशंस एटसेट्रा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कम्युनिकेशन करने वाले, सिखाने वाले, ये कहते हैं कि आपको नो कहना आना चाहिए। आप किसी बात को हर वक़्त हर दफ़ा येस मत कहते जाएँ। हर दफ़ा येस कहने से आपको नुकसान होता है, तो आपको नो कहना आना चाहिए। नो किस तरह कहते हैं?
तो उसके मुख्तलिफ तरीकों से आपको बताया जाएगा। थैंक यू अगर आपको क्लाइंट ने अगर क्लाइंट को थैंक यू कहना है, तो क्लाइंट को क्या बात करेंगे आप? क्या समझाएँगे? थैंक यू करने के कितने तरीकों से आपने उनको थैंक यू कहना है? आई एम सॉरी कहने के और कौन से तरीके हैं? कांग्रेचुलेशंस मुबारक हो आपको, किन-किन तरीकों से कहा जाता है? मोस्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लिखते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन स्पेलिंग से गलती आ जाती है। जैसे राइटिंग में डबल टी लोग लिख देते हैं, जिस तरह के और इस तरह की बेशुमार गलती हैं। तो राइटिंग में डबल टी नहीं आता जी, राइटिंग में सिंगल टी आता है और 90% लोग राइटिंग में डबल टी लगा रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपने क्लाइंट को बता दिया कि राइटिंग में डबल टी लिखा हुआ है आपने किसी जुमले में, और वो यही कहेगा आपको कि जनाब इसको अपनी कम्युनिकेशन, इसकी अपनी जो है वो स्किल्स नहीं है इसके पास राइट कम्युनिकेशन की और इंग्लिश की, तो इसने हमें क्या गाइड करना है? तो लिहाजा इनके बारे में आपको बड़ी तफसील से बताया जाएगा। कॉमन प्रोनंसिएशन मिस्टेक्स क्या हैं? ये वट वाले लफ्ज़ छोड़ दें, ये वांट वाले लफ्ज़ छोड़ दें अब। वांट, वांट, टॉक, टाक कोई लफ्ज़ नहीं होता, टॉक और व्हाट इस तरह के लफ्ज़ आपको बताए जाएँगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको सही तरीके से बोलना उनको बड़ा अच्छा आना चाहिए आपको। आगे देखते हैं जी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम कौन-कौन सी करते हैं? जुमला लिखते वक़्त ऊपर तो मैंने बताया आपको कि प्रोनंसिएशन की कितनी गलतियाँ आ जाती हैं, लेकिन अब कॉमन मिस्टेक्स लिखते हुए हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे हैज़ लगना है, कहाँ पे हैव लगना है, कहाँ पे इज़ लगना है, एम, आर वगैरह। तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ आपके लिए इस कोर्स के अंदर मैंने इकट्ठा कर दिया। सवाल कैसे पूछना है? अगर आपसे आपको क्लाइंट ने कोई बात की है, आपको कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा है, उर्दू में तो आपने सोच लिया मैं इससे ये पूछता हूँ। इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उसको उससे पूछना है? इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं कि आप उससे बात करेंगे? क्या अल्फ़ाज़ आपके होने चाहिए? कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स ये यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इट्स और इट्स का इस्तेमाल, अफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट का इस्तेमाल, ये निहायत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आना। इम्पोर्टेंट फ्रेजेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? कौन से जुमले बोलने चाहिए? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? और हमें एक साथ इकट्ठे आगे चलने में ये मसाइल आ रहे हैं। इस तरह से बात करें ताकि एक स इम्प्रेशन जो है आपका वो एग्ज़ामिनर पे जो क्लाइंट है आपका उसके ऊपर अच्छा पड़े। तो आगे बात करते हैं रूड वर्सेस पोलाइट इंग्लिश। हाँ जी, रूड इंग्लिश और पोलाइट इंग्लिश में भी आपको फ़र्क आना चाहिए। कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं, कुछ लैंग्वेजेज़ कुछ फ्रेज़ेज़ ऐसे होते हैं, जिसमें आप अगला समझता है, क्लाइंट समझता है कि आप बहुत रूड हो रहे हैं। तो उसको रूड होने से अपने आप को बचाना है आपने, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। तो इस कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन-कौन से अल्फ़ाज़, कौन-कौन से जुमले बोलने हैं। इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी फॉर फ्रीलांसर्स फ्रीलांसर को कौन-कौन से अल्फ़ाज़ चुनने चाहिए, कौन-कौन से अल्फ़ाज़ बोलने चाहिए, ये सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। सैंपल कन्वर्सेशन विद क्लाइंट्स मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन चीज़ों में से एक ये सेगमेंट होगा, ये वाला हमारा लेसन होगा, सैंपल कन्वर्सेशन विद क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के साथ आपने कैसे बात करनी है, वो क्या सवाल पूछते हैं, आपको उनके सवाल दिए जाएँगे और उनका जवाब कैसे देना है, ये आपको बताया जाएगा, ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या सवाल हो तो क्या बात करनी है, क्या बात उसने छेड़ी तो आपने उसका क्या जवाब देना है। उसने कौन-सा सवाल किया तो उसका क्या मतलब है? तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जी डिफरेंस ऑफ इंग्लिश अमंग अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स। जी, कभी आपका अमेरिकन क्लाइंट आ जाता है, कभी आपका ब्रिटिश क्लाइंट आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आ जाता है। तो ये कम्युनिकेशन में इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें वोकैब्युलरी आपको बताई जाएगी और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में क्या फ़र्क है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या फ़र्क है। ये बुनियादी बातें अगर आपको पता हों तो आपका क्या ख़्याल है? आप उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे क्या? तो ये तो हम सारा कुछ इसके अंदर कोर्स के अंदर कवर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अरसे तक किसी कोर्स की ज़रूरत उस किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी बातें इसके अंदर कवर हो चुकी हुई हैं। तो आगे चलते हैं जी, आज के लेसन की तरफ आते हैं। आज का लेसन जी हमारा सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, जुमला क्या होता है? उसके बाद आपको बताया जाएगा कि जुमले के पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जुमले के कितने हिस्से होते हैं। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, एक दफ़ा आप सीख लें, कोई इश्यू नहीं है। एक दफ़ा 5 मिनट लगा के 10 मिनट लगा के इसको सीख लें, इंशाअल्लाह सारी लाइफ़ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस जी, जुमले की अक़साम क्या होती हैं, ये एक दफ़ा सीख लें इंशाअल्लाह ताला और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जब सीखते नहीं हैं, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जनाब इंग्लिश में स्टूडेंट्स के नंबर क्यों कम आते हैं, हम इंग्लिश में पीछे क्यों हैं? तो मेरा सिंपलेस्ट जवाब होता है कि हम सीखते नहीं हैं। सिर्फ़ एक दफ़ा थोड़ा-सा टाइम दे के सीख लें,
इंशाअल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे चलते हैं जी, सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जी, क्या बताया इसके अंदर कि अल्फाज का मजमूआ है जो मुकम्मल थॉट पेश करता है, मुकम्मल आइडिया पेश करता है। इन अदर वर्ड्स, आसान लफ्ज़ों में दूसरी दफ़ा बताया जा रहा है कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जी, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल सेंस, मुकम्मल बात कर दे, उन अल्फाज के मजमूए को हम कहते हैं सेंटेंस या जुमला। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या चीज़, कहाँ पे और किस तरह से, तो ये इसके अंदर बताया जा रहा है। तो ये मुकम्मल जुमला है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, और जो यानी सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बात की जा रही है, यानी सन के मतलब क्या बात की जा रही है, सारा इस जुमले के अंदर आपको कन्वे किया गया। हाउ आर यू, ये भी एक सेंटेंस है। अच्छा, प्लीज़ कम हियर, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक जुमला है। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये भी एक जुमला है। तो जिसके अंदर अगर मैं इस स्लाइड को समराइज़ करूँ, तो जिस जो अल्फाज के मजमूए के अंदर पूरी बात समझ में आ जाए उसको हम जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आगे चलते हैं जी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। अल्फाज के जुमले के कितने हिस्से होते हैं, जुमले के कितने हिस्से होते हैं जी, तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दो हिस्से होते हैं जी, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जुमले के दो मेन हिस्से हैं। नंबर वन, तो इसको हिस्से को कहते हैं सब्जेक्ट। नंबर वन हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। बहुत सारे लोग उसको प्रेडिकेट बोल रहे होते हैं, बट इट्स नॉट प्रेडिकेट, इट्स प्रेडिकट, प्रेडिकट। तो देखते हैं जी ये क्या है, ये परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट सीखते हैं जी, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं जी, सब्जेक्ट द पार्ट which names a person or the thing we are talking about is in the sentence। जी, बिल्कुल आसान बात कर दी गई है। जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिस शख्स के बारे में बात की जा रही हो, जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी, जुमला है अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब इस जुमले में किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? अली के बारे में बात हो रही है। तो इस जुमले में सब्जेक्ट हुआ अली, यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसको आप कहते हैं सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। और प्रेडिकेट क्या है जी? प्रेडिकेट है व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए, यानी ऊपर जो जुमला आपने देखा अली इज अ गुड स्टूडेंट, अब देखें नीचे एग्जांपल इसकी, अली इज अ गुड स्टूडेंट। अब अली तो हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट है। अच्छा, अब अली के बारे में क्या बात हो रही है? अली लंबा है, अली कम पढ़ता है, नहीं, ही इज अ गुड, अली इज अ गुड स्टूडेंट, यानी उसके बारे में बताया जा रहा है कि अली अच्छा स्टूडेंट है। तो तय हुआ कि जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए वो प्रेडिकेट है। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली है जी। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। अपने आप से सवाल पूछें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको मसला हो रहा है कि आपको ढूंढना पड़ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो एक या दो सवाल पूछें अपने आप से। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है। कोई जुमला सामने आ जाए, बस ये पूछें किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होगा। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, द आंसर इज प्रेडिकेट। तो इसका जवाब जो होगा वो प्रेडिकेट होगा, यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट। मिसाल के जरिए आपको समझाया जा रहा है जी, अली इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें नहीं समझ आ रहा मिसाल के तौर पे कि अली इज राइटिंग अ लेटर में सब्जेक्ट क्या है, तो सवाल पूछें जी। पहला नंबर सवाल अगर आप देखें, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, हम अली के बारे में बात कर रहे हैं, तो तय हो गया कि अली सब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरा सवाल अपने आप से पूछें, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये देखें जनाब, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लेटर लिख रहा है। तो जब लेटर वो लिख रहा है तो वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी जिस, दोबारा से बात कर लेते हैं, अगर बात को समराइज किया जाए तो जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है दैट इज द प्रेडिकेट। तो अब हम देखते हैं जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपने ढूंढना है कि फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है जी,
सब्जेक्ट है, पहला मैंने आपको जुमला करके दिखा दिया हुआ है, द गर्ल क्लाइंब द माउंटेन्स। किसके बारे में बात हो रही है? द गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो गर्ल क्या हुआ जी? सब्जेक्ट हुआ, और क्लाइंब द माउंटेन्स जो है वो प्रेडिकेट है। अब अगली बात आप खुद देखें ज़रा जी, द गर्ल क्लाइंब द माउंटेन्स और आई नीड हेल्प विद द वोकेबलरी। आई सब्जेक्ट है, नीड हेल्प विद द वोकेबलरी प्रेडिकेट है। सारा क्लाइंब, सारा किसके बारे में बात हो रही है? सारा के बारे में बात हो रही है। क्लाइंब उसका वर्ब है, तो सारा इज द सब्जेक्ट एंड क्लाइंब इज द प्रेडिकेट। माई न्यू पेन, जी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा, इसमें 3 लफ्ज आ रहे हैं। माई न्यू पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। अब इसमें पेन नहीं, न्यू नहीं, माई न्यू पेन, इसमें पूरे के पूरे अल्फाज, तीनों अल्फाज जो हैं वो सब्जेक्ट हैं। क्योंकि अगर हम माई करें तो माई व्हाट? माई कार, माई कंप्यूटर, लैपटॉप, नहीं, माई पेन। पेन कौन सा वाला जी? न्यू। तो ये सारा कुछ मिला के तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। माई न्यू पेन हैज स्टॉप वर्किंग, किसके बारे में बात हो रही है? पेन नहीं, सिर्फ पेन नहीं, न्यू पेन नहीं, सिर्फ न्यू पेन नहीं, माई न्यू पेन। तो इसमें माई न्यू पेन सब्जेक्ट हुआ, हैज स्टॉप वर्किंग इसका प्रेडिकेट हुआ। द लास्ट पर्सन टू फिनिश द रेस वॉज अली, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। द लास्ट पर्सन टू फिनिश द रेस सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट वॉज अली हो गया। द पीपल हु पे टैक्सेस आर गुड, वो लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वो अच्छे हैं। तो सिर्फ पीपल नहीं, सिर्फ लोग नहीं, वो लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वो अच्छे हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ जी? द पीपल हु पे टैक्सेस सब्जेक्ट हुआ, आर गुड इसका प्रेडिकेट हुआ। तो ये तो था सेंटेंस के 2 हिस्से हमने देखे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सेंटेंस की अक़साम देखते हैं जी, इसकी कितनी अक़साम है, इसकी कितनी किस्में हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तफसीलन बाद में देखते हैं, सिर्फ पहले लिस्ट देख लेते हैं 4 अक़साम की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नहीं। बहुत सारे लोग इसको इंटेरोगेटिव कह रहे होते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अगली किस्म जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें आपने हुक्म देना होता है, कोई रिक्वेस्ट करनी होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस तफसीलन बाद में बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है जी? हैरानी का इजहार करना होता है आपने, और आपने उसके अंदर परेशानी, कोई भी फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स जो होती हैं वो आपने जब इजहार जिनका करना होता है उनको आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब आते हैं जी कि सबसे पहले जो हमने काइंड देखी थी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? ये क्या चीज़ होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? A sentence that declares or states something is called a declarative sentence। यानी कि जिस जुमले में आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो मिसाल के तौर पे जी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, ये मालूमात दी जा रही है आपको। तो ये कौन सा हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं, पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने 1992 में जीता। तो ये भी मालूमात दी जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ है प्रोनाउंसिएशन, साथ साथ ये बता चलूँ, बहुत सारे लोग उसको वॉन बोल रहे होते हैं। ये वॉन लफ्ज़ नहीं होता जी, इट्स वन। पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, वॉन नहीं बोलना, वन बोलना है, जैसे 1 2 3। तो पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, ये भी एक मालूमात दी जा रही है, लिहाजा ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, मालूमात दी जा रही है। तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फ्रीलांसिंग इज़ अ ग्रेट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, जी मालूमात दी जा रही है, बताया जा रहा है कि जनाब फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का ऑनलाइन। तो जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको पता है कि ये कहलाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैनी फ्रीलांसर्स यूज़ कंप्यूटर्स टू डू देयर वर्क, बहुत सारे फ्रीलांसर जो हैं वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने के लिए। इसमें भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये भी एक हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव। मैंने पहले बताया लफ्ज़ इंटेरोगेटिव नहीं बोलना, इंट्रोगेटिव लफ्ज़ है। तो क्या है जी, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा कोई भी जुमला जिसमें सवाल पूछा गया हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, क्या खाना है, ये सारे सवाल ही तो हैं। उनको आपने इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो इंग्लिश में कन्वर्शन इनको बोलते हैं, जो सवालिया जुमले जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पे जी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, कैसी किताबें पढ़नी पसंद है आपको?
तो ये सवाल है। आगे देखते हैं जी। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? अपने फारिग वक्त में आप क्या करते हैं? ये भी एक सवाल है। हाउ कैन यू फाइंड क्लाइंट्स ऑनलाइन? सवाल है जी, क्लाइंट्स ऑनलाइन कैसे मिल सकते हैं? सवाल है। और व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसर्स? व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर फ्रीलांसर्स? इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश क्यों अहम है फ्रीलांसर्स के लिए? सवाल है। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है जी? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन अपील। जी, जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जिसमें कोई कमांड दी जा रही हो, कुछ हुक्म, कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, फिर भी वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अपील करें फिर भी वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो मिसालें कुछ देख लेते हैं जी। प्लीज क्लोज द डोर। अब इसमें आपको प्लीज का लफ्ज नजर आ रहा है, तो इससे वाज़ेह तौर पे नजर आ गया कि ये एक रिक्वेस्ट है। प्लीज क्लोज द डोर इज अ रिक्वेस्ट। आंसर ईमेल्स क्विकली, इट्स अ कमांड। जल्दी से अपनी ईमेल जो है वो जल्दी से इसको रिप्लाई करें, आंसर करें उनका जी। तो ये इसमें कमांड है। हेल्प मी सर, अपील है। हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें एक अपील है। तो यानी अगर रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, अपील हो, वो सारे के सारे जुमले इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अब आगे जी अगली बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that expresses a strong or a sudden feeling is called exclamatory sentence। जी, sudden feelings का जिसके अंदर इजहार किया गया हो। अचानक से आगे कोई फीलिंग होती है, जैसे हाथ में चोट लगती है, थोड़ी लगती है, कुछ कील वगैरह लगे, तो आप कैसे एकदम इजहार करते हैं उसका। तो इंग्लिश में ऐसे जुमलों को कहते हैं, गुस्से का इजहार भी आपको करना होता है, तो इंग्लिश में ऐसे जुमलों को कहते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पे जी, व्हाट अ शेम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई जस्ट वन द प्रोजेक्ट, मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, खुशी का इजहार हो रहा है जी, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ यू लुक प्रिटी, बड़े अच्छे लग रहे हो, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ये तो हमने 4 एग्जांपल्स देख ली, 4 हमने काइंड देख ली। अब देखते हैं हम कि इसमें एक अहम तरीन चीज़ बात क्या है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मैं जितने भी लोगों की इंग्लिश चेक करता हूँ, बहुत ज़्यादा गलती ये आती है कि जुमले को बड़ी एबीसी से शुरू नहीं किया जाता। जुमला जब भी शुरू हो, उसका जो भी पहला लेटर हो वो हमेशा कैपिटल होगा, बड़ी एबीसी से लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके बारे में ये राय कायम कर ली जाएगी कि आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश नहीं लिख पा रहे अच्छे तरीके से। तो बुनियादी बात है, जब भी कोई जुमला शुरू करें, चाहे वो इम्पेरेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो, किसी भी किस्म का जुमला हो, आपने वो जुमला जब शुरू करना है लिखते हुए, तो कैपिटल लेटर ए बड़ा, बी बड़ा, सी बड़ा, जो भी लफ्ज़ आप बोलना चाह रहे हैं, जो भी जुमला आप बोलना चाह रहे हैं, वो कैपिटल होगा। दूसरी बात जी, डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज हैव अ फुल स्टॉप। जी, फुल स्टॉप लगाना होता है। जब डिक्लेरेटिव, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, जब कोई इम्पेरेटिव हुक्म दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस जुमले के एंड पे हमेशा फुल स्टॉप आता है जी। अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं इसको पीरियड, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहते हैं फुल स्टॉप। तो जुमले के एंड पे फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बातें मिक्स हो जाएँगी। आपका अगले को ये मैसेज दे रहे होते हैं, भई यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे मेरा एक जुमला ख़त्म हो गया है, मेरी बात मुकम्मल हो गई है, यहाँ पे रुकना है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स डेवलप हो जाएँगी। तो ये तो था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट जी, क्वेश्चन मार्क ज़रूर देना होता है। अ क्वेश्चन मार्क इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे आपको क्वेश्चन मार्क लाज़मी देना है। डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव में तो आपने क्या दिया था जी? फुल स्टॉप दिया था। लेकिन जब आप सवाल पूछें तो एंड पे सवालिया निशान लाज़मी होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि अगले को आप मैसेज दे रहे हैं, अगले को आप बता रहे हैं कि भई इसमें सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो ये था जी। अगर हम इसको नटशेल में करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं आज के लेसन को, तो हमने सीखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जनाब स्टेट बताई जाती है, कोई मालूमात दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इंट्रोगेटिव में सवालात पूछे जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जी क्या होता है, कोई कमांड या रिक्वेस्ट या कोई अपील की जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स आती हैं।
तो ये तो था जी हमारा आज का काम। अब थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, देखते हैं कि आप क्या सीख पाए हैं, क्या समझ पाए हैं। छोटी-सी एक्सरसाइज़ करिए, लग पता जाएगा। तो व्हाई आर यू लेट? ये क्या जुमला है जी? व्हाई आर यू लेट? तो ज़रा गौर करें तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो व्हाई क्यों और का लफ्ज़ आ रहा है और दूसरा एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क जब आ जाए तो सिंपली बात ये है जी कि कैसा जुमला होगा बताइए? जी गेस? जी, it's an interrogative sentence. Now let us move forward. Australia is the smallest continent. जी, इसमें क्या हो रहा है? कोई सवाल पूछा जा रहा है? नहीं, बताया जा रहा है, मालूमात दी जा रही है। तो जिसमें मालूमात दी जाएँ वो क्या होता है? देखते हैं। आप गेस कर चुके होंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जी, मालूमात जिसमें दी जाए उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हिच कंट्री डू यू बिलॉन्ग टू? आपका ताल्लुक कौन से मुल्क से है? तो इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है। जब सवाल हो तो जी, यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। बी क्वाइट, कुछ कहा जा रहा है इसके अंदर, खामोश होने के तले कहा जा रहा है। तो ये हो गया जी इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है और एंड पे प्लीज़ भी लगा हुआ है। तो फिर से जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? जी, गेस करें। हाँ जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है। हाँ जी, सडन फीलिंग्स, अचानक से कोई आपने अपनी फीलिंग का इज़हार करना हो, क्या काइंड कौन-सी काइंड है जी ये? यस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो था हमारा आज का लेसन। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सीखने को आपको इंशाअल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। बहुत मेहनत से ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है, बड़ी डिस्कशंस के बाद ये फाइनल हुआ है। तो इसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।